हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HPR, दैट इज़ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस आपका एक पूरा टॉपिक है सिलेबस में। इसमें कई बार फुल क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, उसी हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, those characters that enable a plant to avoid, tolerate, or recover from attacks of insects under conditions that would cause greater injury to the other plants of the same species. This definition was given by Painter R. H. 1951. That means कि कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि इंसेक्ट्स के अटैक से को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उनको वो टॉलरेट कर लेते हैं, या फिर वो उनसे रिकवर हो जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स के अंदर वो करेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो दैट वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? रेजिस्टेंट प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स के अंदर वो करेक्टर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। उसके बाद मैक्सवेल FG 1972 ने HPR को डिफाइन किया, दोज हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insects. Okay, now what are the historical milestones in the development of HPR? In 3rd century BC, Theophrastus recorded difference in disease susceptibility among crops. देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हिस्ट्री की जब हम बात करें, एट प्रेजेंट तो हमें पता है कि कुछ प्लांट रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ससेप्टेबल होते हैं, पर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं जब इसके बारे में इन्वेंशंस चल रही थी या खोज चल रही थी कि इस तरह से व्हाट आर द रीजंस कि कुछ प्लांट्स तो रेजिस्टेंट होते हैं या कुछ प्लांट्स में डिजीज़ होती है और कुछ प्लांट्स में डिजीज़ नहीं होती। तो ये कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर वर्क किया? तो सबसे पहले ये थियोफ्रास्टस ने 3rd सेंचुरी में बताया कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो ससेप्टेबल होते हैं, किसी भी एक फील्ड की यदि क्रॉप लीजिए, और कुछ प्लांट सेम डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। देन लेटर ऑन इन 1782 अंडरहिल वैरायटी ऑफ व्हीट रिपोर्टेड रेजिस्टेंट टू हेसियन फ्लाई इन USA। तो अंडरहिल क्या एक वैरायटी है व्हीट की, और उसको पाया गया कि वो रेजिस्टेंट थी हेसियन फ्लाई के लिए। ओके, मतलब वो उस ये जो वैरायटी थी वीट की वो उससे अटैक नहीं हो रही थी। देन 1817 में सोरघम क्रॉप रिपोर्टेड टू बी रेजिस्टेंट टू ग्रास हॉपर्स, दैट इज मेलानोप्लस स्पीशीज। इन 1831 विंटर मैजेटिन वैरायटी ऑफ एप्पल, ये क्या है? एक वैरायटी ऑफ एप्पल है, रिपोर्टेड रेजिस्टेंट टू वूली एप्पल इन USA। तो ये कुछ हिस्ट्री थी इसकी कि किस तरह से इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। देन रेजिस्टेंस कैन बी असेस्ड बाय 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप कैसे असेस कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट रेजिस्टेंट है या कौन सा नहीं है? It is resistance is inheritable and controlled by one or more genes, is relative and can be measured only by comparison with a susceptible cultivar of the same plant species. It is measurable, that is its magnitude can be qualitatively determined by analysis of the standard scoring system or quantitatively by insect establishment. And then resistance is variable and is likely to be modified by the biotic and abiotic environments. तो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की, जिसे हम स्यूडो रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्यूडो मतलब आभासी, या मतलब एक तरह से फेक रेजिस्टेंस। एपरेंट रेजिस्टेंस विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिटरी करेक्टर इन पोटेंशियली ससेप्टेबल होस्ट, मतलब जो ये ससेप्टेबल होस्ट के अंदर कोई भी ऐसे ट्रांजिटरी या टेम्परेरी करेक्टर्स की वजह से ये इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है। ये कैसे हो सकती है? होस्ट इवेजन, host pass through most susceptible stage quickly or at a time when insect numbers are reduced, like early maturity, late planting or late maturity. Then induced resistance, temporarily increased resistance resulting from the condition of plant environment like soil moisture or fertility. Now the third is escape, lack of infestation due to the inadequate pest load. Okay, तो ये है ecological resistance. Now the second is genetic resistance, that is जो कि genes के द्वारा निर्धारित होती है, या that resistance controlled by the genes. सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ जीन्स, लाइक मोनोजेनिक, मोनो मीन्स 1, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, इजी टू डेवलप एंड इजी टू ब्रेक.
Then oligogenes controlled by few genes. Polygenic, that is controlled by many genes. Then second is major or minor genes. Major gene resistance controlled by one or few major genes, and minor gene resistance controlled by many minor genes. Then biotype reaction. वर्टिकल रेजिस्टेंस इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप्स. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है. जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक है किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट के लिए. देन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द नोन बायोटाइप्स. ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है. Now third is based on the population or line concept. Pure line resistance exhibited by lines which are phenotypically and genotypically similar, genetically similar. Multi-line resistance exhibited by lines which are phenotypically similar but genotypically dissimilar. तो एक तो होता है pure line resistance और एक होता है multi-line resistance. Then comes the multi-trophic interactions. Cross resistance, variety with resistance incorporated against a primary pest confers resistance to another insects, and multiple resistance, that is resistance incorporated in a variety against different environmental stresses like insects, diseases, nematodes, heat, drought, cold, etc. Okay. Now fifth is based on evolutionary concept. Symbiotic resistance, what is it? Acquired by the co-evolution of plant and insects gene for gene governed by the major gene. And second is allopartic resistance, not by co-evolution of plant and insect governed by many genes. ओके तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस हैं जो कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइम पे हम देख सकते हैं. नाउ सिक्स्थ इज इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंस. क्या होएगी? कौन सी रेजिस्टेंस भी, यानी कि एक फुली रेजिस्टेंस हो तो उसमें भी अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल की आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी. 2 स्केल है टू मेजर द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस. पहला तो एब्सोल्यूट स्केल. ओके. नाउ बी इज रिलेटिव स्केल, मतलब रिलेटिवली वो कितना रेजिस्टेंट है. रिलेटिव स्केल में हम बात करेंगे हाईली रेजिस्टेंस हो सकता है प्लांट, देन रेजिस्टेंट, देन थर्ड इज मॉडरेटली रेजिस्टेंट, ससेप्टेबल और हाईली ससेप्टेबल. तो ये अलग अलग स्केल हैं, रिलेटिव स्केल के अलग अलग कैटेगरीज हैं. ओके अब अभी तक हम ये जान चुके हैं कि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरह से ये इसको निर्धारित किया जाता है, किस तरह से ये प्लांट्स शो करते हैं इस रेजिस्टेंस को. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की. इसमें हम बात करेंगे एंटीजेनोसिस, ये क्या होता है, देन एंटीबायोसिस और टॉलरेंस के बारे में. ओके. 3-fold बेसिस रेजिस्टेंस बेस्ड इंसेक्ट प्लांट इंटरैक्शन. उसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे एंटीजेनोसिस. एंटीजेनोसिस किसका रिएक्शन होएगा? पेस्ट का रिएक्शन. यदि प्लांट है और पेस्ट है तो या तो प्लांट रिएक्ट करेगा या पेस्ट रिएक्ट करेगा या दोनों रिएक्ट करेंगे. तो जो एंटीजेनोसिस है वो किसका रिएक्शन है? पेस्ट का. इंसेक्ट टू प्लांट, ये आप एरो दे सकते हैं. देन एंटीबायोसिस, ये किसका रिएक्शन है? प्लांट का रिएक्शन है. एंड थर्ड इज टॉलरेंस. टॉलरेंस के अंदर प्लांट और पेस्ट या प्लांट और इंसेक्ट दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. So let's start it. Let's discuss it one by one. Antizonosis का मतलब है non acceptance, मतलब you are that plant is you are not accepting it. Okay, xeno meaning guest. Type of resistance where insect will not accept for feeding and breeding even if there is no alternative source. Okay. Host plant characters responsible for non-preference of the insect for shelter, oviposition, feeding, etc. मतलब होस्ट प्लांट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उनके लिए नॉन प्रेफरेबल हो जाते हैं. मतलब इंसेक्ट उनके अंदर ना तो वो शेल्टर ले सकते हैं, ना वो उस पर अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फीड कर सकते हैं. तो प्लांट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स अपने आप में डेवलप कर लेता है. It denotes presence of morphological or chemical factors which alter insect behavior, resulting in poor establishment of the insect. The term non-preference refers to the response of the insect to the characteristic of the host plant which make it unattractive to the insect for feeding,
ओविपोजिशन और शेल्टर, ये इसकी अलग डेफिनेशन है। द एब्सेंस ऑफ डिजायरेबल करेक्टर्स इन द प्लांट्स लाइक, कैसे कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स हो सकते हैं, लाइक टेक्सचर उसका अलग हो सकता है, हेरीनेस, टेस्ट, फ्लेवर और प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल करेक्टर्स, द फिनोमेनन इज कॉल्ड नॉन प्रेफरेंस। तो ये सारे करेक्टर्स हैं ना, ये नॉन प्रेफरेंस के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरी वेराइटीज ऑफ सोयाबीन एंड कॉटन आर नॉट प्रिफर्ड बाय द लीफ हॉपर्स फॉर ओविपोजिशन। तो जो सोयाबीन की हेरी वेराइटीज हैं वो लीफ हॉपर्स, जो लीफ हॉपर्स हैं उनके लिए वो सूटेबल नहीं है या उनके लिए वो नॉन प्रेफरेबल है। देन ओपन पैनिकल ऑफ सॉर्गम सपोर्ट्स लेस हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, ये इंसेक्ट का नाम है। देन वैक्स ब्लूम ऑन क्रूसीफर्स, these are also non preferable for the diamond back moth। इसका शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं DBM। ओके, तो आपको साइंटिफिक इंसेक्ट्स के साइंटिफिक नाम मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है, आप उनको कॉमन नेम से भी आप लर्न कर सकते हैं कि ये वाला इंसेक्ट इस वाले क्रॉप पर प्रेफर नहीं करता है उस करेक्टर्स की वजह से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीजिनोसिस लाइक ट्राइकॉम्स इन कॉटन रेजिस्टेंट टू वाइट फ्लाई, देन वैक्स कॉटिंग ऑन क्रूसीफर लीव्स, इट फीडिंग बाय द DBH। okay, DBH is there, diamond back moth। then plant shape and color also play a role in non-preference। open panicle of sorghum supports less helicoverpa। इज इट क्लियर? नाउ ये कुछ मैंने दे रखा है इंपॉर्टेंट नॉन प्रेफरेंस करेक्टर्स, अलग अलग इंसेक्ट्स दे रखे हैं, लाइक बॉल वर्म्स हैं, बॉल वेविल हैं, वाइट फ्लाइज हैं। तो इनके नॉन प्रेफरेंस करेक्टर्स कौन कौन सकते हैं, होस्ट प्लांट करेक्टर्स, और प्रेफरेंस करेक्टर्स कौन कौन सकते हैं। तो जो नॉन प्रेफरेंस करेक्टर्स हैं उन पर ये इंसेक्ट्स अटैक नहीं करेंगे, और यदि प्रेफरेंस वाले करेक्टर्स हैं उन पर तो वो उन पर अटैक करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक बॉल वर्म्स हैं तो इनके नॉन प्रेफरेंस करेक्टर्स होंगे स्मूथ लीव्स, नेक्टराइलनेस, लॉन्ग पेडिसल, थिक बॉल रिंड, ओकरा लीफ एक्सेट्रा। प्रेफरेंस करेक्टर्स होंगे इनके अपोजिट इनके, लाइक स्मूथ लीव की जगह हेरी लीव्स, नेक्टराइन, शॉर्ट पेडिसल, थिन बॉल रिंड, सॉफ्ट बॉल रिंड एक्सेट्रा। इसी तरह से आप वाइट फ्लाइज है या बॉल वेविल है, इनके लिए आप करेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। इनकी आप कुछ एक दो एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए। ओके, नाउ एंटीजिनोसिस के बाद सेकंड जो करेक्टर है जो कि प्लांट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, एंटीजिनोसिस तो हो गया उनका प्रेफरेंस है, नॉन प्रेफरेंस जो कि मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। नाउ एंटीबायोसिस, adverse effect of the host plant on the biology like survival, development and reproduction of the insect and their progeny due to the biochemical and biophysical factors present in it। ओके, तो ये होस्ट प्लांट किस तरह से इनकी इंसेक्ट्स के सर्वाइवल, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है वो कहलाता है एंटीबायोसिस। इट मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस से हो सकता है, या फिर एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकता है, और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हो सकता है। नाउ ये केमिकल मीन्स या फिजिकल मीन्स हो सकता है। केमिकल मीन्स में लाइक DIMBOA दैट इज डाईहाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोक्साजिन अगेंस्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर। फिजिकल मीन्स है इसका थिक क्यूटिकल, देन गॉसिपॉल अगेंस्ट अमेरिकन बॉलवर्म, देन सिंगिरीन अगेंस्ट एफिड्स, कुकरबिटेसिन अगेंस्ट माइजस पर्सिसिए। ओके, इधर आपके फिजिकल मीन्स दे रखे हैं, ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, सिलिका डिपॉजिट्स, टाइट लीफ शीट्स। तो ये एंटीबायोसिस इस तरह से प्लांट रिएक्ट करता है। एक और डेफिनेशन इसमें पढ़ लेते हैं हम। एंटीबायोसिस रेफर्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द इंसेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस और एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये सेम एग्जांपल्स जो पिछली स्लाइड में इंक्लूड किए वो भी शायद इस स्लाइड में सेम ही है, आप इसको बाद में डिटेल में देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोसिस?
एंटीबायोसिस के क्या क्या इफेक्ट होंगे इंसेक्ट्स पर या इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स पर। तो डायरेक्ट तो क्या होंगे, उनकी ग्रोथ पर, रिप्रोडक्शन पर, जनरल विगर, डेवलपमेंट, सर्वाइवल, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट्स हो गए। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या होंगे, वल्नरेबिलिटी टू बायो कंट्रोल एजेंट्स, वल्नरेबिलिटी टू एनवायरमेंटल एबरेशंस, ओवरऑल इफेक्ट इज रिडक्शन इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट। नाउ बायोकेमिकल कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन क्या क्या किस किस के लिए ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। लाइक कंपोनेंट्स, हाई गॉसिपॉल है, ये कन्फर रेजिस्टेंस करता है बॉल वर्म्स के लिए, टोबैको बड वर्म्स के लिए एंड रेड स्पाइडर माइट्स के लिए। देन हाई फिनॉल है बॉल वर्म्स के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हाई टैनिन्स लाइक इन लीव्स के अंदर जैसिड्स के लिए, बर्ड्स के अंदर बॉल वर्म्स टॉलरेंस है। ओके, तो ये एक बायोकेमिकल कंपाउंड्स की लिस्ट दे रखी कि कौन कौन से ये बायोकेमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। नाउ द थर्ड मैकेनिज्म इज टॉलरेंस। What is tolerance? It is the ability of the plant to grow and reproduce and even repair injury to a marked degree in spite of supporting a population approximately equal to that damaging a susceptible host. Plant is damaged but there is no economical yield loss or lowering of quality. Okay, often tolerance is confused with low level of resistance or moderate resistance. तो tolerance का मतलब क्या है कि प्लांट उसको टॉलरेट कर ले, इन स्पाइट ऑफ कि वो इंसेक्ट से अटैक हो रहा है, उसके बावजूद भी उसकी यील्ड के पर या उसकी यील्ड की क्वालिटी और क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब उन अटैक के साथ भी वो उनको टॉलरेट करते हुए भी अपना 100% दे रहा है। एंड इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, in totally different from other two causes by not coming in or on the way of insect activity. Okay, it is the ability of host plant to withstand and give good quality yield even if the sufficient infestation of insects are observed. जैसा मैंने आपको समझाया कि sufficient amount में insect से infestation हो चुका है, insect से attack हो चुका है, पर फिर भी जो host है वो अपने आप को उसमें withstand किया हुआ है, अपने आप को मैनेज करके वो सेम क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी yield पर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, जनरल विगर ऑफ प्लांट, अब इस कौन कौन से ऑब्जर्व किए गए, देन कंपेंसेटरी प्लांट ग्रोथ इन इंडिविजुअल प्लांट और पॉपुलेशन, वुंड हीलिंग, मैकेनिकल सपोर्ट इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, चेंजेस इन फोटोसिंथेट पार्टीशनिंग। तो ये कुछ टॉलरेंस के फीचर्स हैं कि प्लांट किस तरह से अपने आप को उनके अगेंस्ट टॉलरेट करता है। Now this table is about the insect resistance cultivar developed for different crops in India. इंडिया के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन सी क्रॉप्स डेवलप की गई हैं। सपोज कॉटन है, अब इधर कॉमन नेम, मतलब ये कॉमन नेम दे रखा है इंसेक्ट्स का, प्लांट का नाम है कॉटन। कॉटन के लिए अमेरिकन बॉलवर्म या पिंक बॉलवर्म, ये तो इनका साइंटिफिक नाम है, यदि आप याद कर सकते हैं तो यू कैन इजीली लर्न इट। यदि आप कॉटन के लिए सपोज अमेरिकन बॉलवर्म के अगेंस्ट जो कल्टीवार ये जो इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है वो सुजाता, एबेथिता, सुजय एक्सेट्रा। पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट किया गया है, देख एलडी, सुजाता, एबेथिता एक्सेट्रा। तो इस तरह से, या फिर शुगर केन में इंटरनोट बोरर के अगेंस्ट CO6806, CO965। ओके, वाइट ग्रेप्स के अगेंस्ट दिस, राइस के, मेज़ के, तो ये अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनके लिए कल्टीवार्स बनाए गए हैं जो कि इन इंसेक्ट्स पर, जो कि टेबुलेटेड हैं, टेबल के अंदर दे रखे हैं, उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये कुछ और हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, चिकपी, इनकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो आप इनमें से कुछ के वैरायटीज़ जो कल्टीवार्स हैं वो लर्न कीजिए और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट ये कल्टीवार्स रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये इंडिया की कुछ मेन क्रॉप्स हैं जो कि डेवलप की गई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, इसके क्या लाभ हैं। क्यूमुलेटिव एंड परसिस्टेंट है ये। नो एडिशनल कॉस्ट टू ग्रोअर अदर देन परचेजिंग सीड रेजिस्टेंस टू पेस्ट। ओके, नो हार्मफुल रेजिड्यूज,
no damage to beneficial fauna, integrates effectively with other control methods, conserves biocontrol agents, most useful in low economic crops. तो ये होस्ट प्लांट जो रेजिस्टेंस है वो यदि यदि ऐसा जैसे सपोज बाकी के जो हमने प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट पढ़े हैं तो उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसा ना हो कि वो डिजीज़ मैनेजमेंट की क्रॉप आपकी जो क्रॉप के इकोनॉमिक वैल्यू है उससे ज़्यादा हो। तो कुछ जो लो इकोनॉमिक वैल्यू की क्रॉप्स हैं उनके लिए ये बेस्ट है HPR को यूज़ करना। Specificity to the target pest, natural enemies unaffected, cumulative effect lasts for many successive generations, eco-friendly, no pollution, no effect on man and animals, easily adoptable, high-yielding insect resistance variety, easily accepted and adopted by the farmers and less cost। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं HPR के। इफेक्टिवनेस, कंपैटिबिलिटी, डिक्रीज्ड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, परसिस्टेंस, तो गो थ्रू इट। ये सारी एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में लिखी गई हैं और आप इसको बिकॉज आपने पूरा ही पैथोलॉजी और ये डिजीज़ मैनेजमेंट पढ़ लिया है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंपैटिबिलिटी की यदि हम बात करें तो HPR कैन बी कंबाइंड विद ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ IPM। IPM इज इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हमने इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या जो डिजीज़ मैनेजमेंट आपने अभी तक पढ़ा है वेदर इट इज़ केमिकल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल और कल्चरल प्रैक्टिसेस, यदि उन सारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स में यदि HPR को भी हम के साथ भी हम उसको शामिल करके जो बाकी केमिकल या फिजिकल कंट्रोल की जो कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, नाउ कंपैटिबिलिटी ऑफ HPR इन IPM इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंपैटिबिलिटी विद केमिकल कंट्रोल, HPR enhances efficacy of insecticides, higher mortality of leaf hoppers and plant hoppers in resistant variety compared to susceptible variety, lower concentration of insecticides is sufficient to control insects or resistant varieties। Okay, now compatibility with biological control, resistant varieties reduced pest numbers, thus shifting pest predatory ratio favorable for biological control। Then compatibility with cultural method, cultural practices can help in better utilization of resistant varieties. Example, use of short duration pest resistant plants effective against cotton boll weevil in USA। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।